आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजा के साथ हाजिर हूं मैं इमरान खान। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने दिल्ली की कमान अजय माकन को सौंपी है और क्या माकन कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। मोदी और केजरीवाल से माकन किस तरह मुकाबला करेंगे, क्या दिल्ली की आवाम कांग्रेस पर दोबारा भरोसा करेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे साक्षी महाराज के बिगड़े बोल की। मुतनाज़ा बयान देने में माहिर साक्षी महाराज ने मीडिया से बदतमीजी की और उन्हें धमकी तक दे डाली है। साक्षी महाराज हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, क्या वो आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी इस बिगड़े रुकने पार्लियामेंट पर कोई कार्रवाई करेगी, इन्हीं मौजूआत पर हम बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे खास मेहमान, सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दिल्ली में कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अजय माकन को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का चेयरमैन बनाया गया है। इस मर्तबा कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के लिए कई बड़े चेहरे भी मैदान में उतारने की तैयारी में है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी की जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में की गई तश्कील नौ पर ज्यादा बात कर रहे थे और उन्होंने इसकी जरूरत पर भी जोर दिया है। वहीं नई जिम्मेदारी के बाद कांग्रेस लीडर अजय माकन ने क्या कुछ कहा मीडिया से, आइए पहले वो सुन लेते हैं। ये पार्टी को तय करना है और मैंने उस जिम्मेवारी का पालन करना है। मैंने 5 चुनाव दिल्ली में लड़ करके जीते हैं, 3 विधानसभा और 2 पार्लियामेंट के चुनाव। मैंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेके दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर से, स्पीकर से, केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर, शायद ही कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी जो कि मैंने नहीं दिया और हर जगह पे जहां पे मुझे मौका मिला मैंने ईमानदारी से परफॉर्म किया और यही बात लेकर के हम दिल्ली की जनता के पास में जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव का कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली में कोई नहीं बचा सकता। हर पार्टी का अधिकार है कि अपना नेता चुने, अपना चेहरा चुने। कांग्रेस ने चुना है, बधाई हो उनको। आज दिल्ली में कांग्रेस की जो हालत है और जिस तरह से इनकी नैया डूब रही है, मुझे तो लगता है ऊपर वाला ही बचा सकता है अब इनको। फैसल साहब, आपने सुना योगेंद्र यादव ने बधाई भी दे दी कि कांग्रेस का चेहरा होंगे माकन। तो क्या हम कांग्रेस का चेहरा माकन को मान लें दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए, या फिर कांग्रेस को क्या अभी भी मुकाबले में नहीं है? ये तो तय है कि कांग्रेस अभी भी मुकाबले में नहीं है, तो किस तरह से मुकाबले में कांग्रेस को लाया जाए, ये पूरी उसकी हिकमत अमली है। देखिए इमरान, एक बात समझ लीजिए, जो आज कवायद हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो इट्स टू लिटिल टू लेट। बहुत से लिया गया, देर से लिया गया कदम है। और जैसा कि बता रहे थे योगेंद्र जी कि कोई भी अब कांग्रेस को नहीं बचा सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की हालत जाहिर सी बात खस्ता है। पिछले इलेक्शन में जो बुरा हाल हुआ वो आपने देखा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो कोई ऐसा मुआवजा नहीं हुआ है कि कोई नई बात हो गई है और एकाएक कांग्रेस जो रिसरेक्ट करे या एकाएक फिर से वापस आए, ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक चीज जो मुझे लग रही है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि कुछ नए और बड़े चेहरों को हम मैदान में उतारेंगे। याद रखिए कि असेंबली के इंतखाबात में कभी कभी शख्सियत जो होती है वो मैटर कर जाती है। कोई बड़ा आदमी अगर खड़ा होता है तो लोग उसे वोट दे देते हैं, लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब है और जो सर्वे आ रहे हैं कि उसका वोट परसेंटेज भी घट करके 24 से 11% या 12% रह गया। तो ऐसी सूरत हाल में कोई बड़ा चेहरा भी अगर सामने लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 सीट का नफा या नुकसान हो सकता है। मुझे कहीं से ये शुभा नहीं है कि दिल्ली की जो लड़ाई है वो ट्रायंगुलर हो सकती है, लेकिन अभी भी 32 दिन का टाइम है तकरीबन। अगर अजय माकन पूरी ताकत झोंकते हैं और कांग्रेस की जो अपनी आपस की गुटबंदी है उसको किनारे दरकिनार करके सारे लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो हो सकता है कि ये जो अभी बिल्कुल लग रही है कि आर पार की लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, हो सकता है कि कुछ हलकों में ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो जाए। जी बिल्कुल। कांग्रेस ये भी कहती रही है कि पिछले बार जो लहर थी आम आदमी पार्टी की, उसमें उनके कई अच्छे लीडर हार गए, यूं ही हार गए।
बदलाव की वजह से चेंज चाहते थे लोग, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, ये उम्मीद भी कांग्रेस लगाई हुई है। हमारे साथ राजीव त्यागी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अजय माकन साहब की क़यादत में, उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये तय माने हम लोग? जी बिल्कुल, ये 100% आपके पास ठीक न्यूज है और ये बहुत ही सकारात्मक अच्छी न्यूज है कांग्रेस पार्टी के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए। देखिए, अजय माकन जी पिछले 15 साल का उनका जो विभिन्न पोस्ट पे उनका एक एक्सपीरियंस है, स्टेट के मिनिस्टर से, दिल्ली स्टेट के मिनिस्टर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, जो उन्होंने कार्य किया वो ईमानदारी से किया। कांग्रेस पार्टी अपने एक मैनिफेस्टो पे चुनाव चाहती है दिल्ली में, और दिल्ली की जनता करीब 86% लोग बाग पढ़े लिखे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 74% लोगों का है। तो मेरा कहना यह है कि दिल्ली के लोग बाग गवर्नेंस पे, कांग्रेस पार्टी की गवर्नेंस बेहतर रही है, इसमें कहीं की दो राय नहीं। जो विकास हमने किया है वो गवर्नेंस की वजह से किया, और विकास पे, दिल्ली का विकास ही 15 सालों में हुआ है। ठीक है, हम चुनाव हारे, उसका हारने का कारण ये है नहीं, वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अपना पोर्टफोलियो भी बता रहे थे अजय माकन साहब कि उन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह से वो जीतते रहे हैं। लेकिन फैसल साहब भी कह रहे हैं कि बहुत लेट ये जिम्मेदारी दी गई है, कुछ पहले दे दी जाती या और अच्छी हिकमत अमली के साथ आप आते तो आज आप मैदान में होते। ये तो सच्चाई है कि आप अभी मैदान से बाहर हैं। होगा दिल्ली के लोगों को, अच्छे लोगों को चुनना होगा, ईमानदार लोगों को चुनना होगा, विकास करने वाले लोगों को चुनना होगा। तो अजय माकन जी के नेतृत्व में जितने भी लोग बाग चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में 70 सीट है, वो सभी लोग बाग उसी ही इन 3 क्वालिटीज पे जो खड़े उतरेंगे उन लोगों को वो टिकट पाए। 24 लोग बाग हमने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं और चुनाव मैदान में है, बाकी बचे भी कल तक डिक्लेयर हो जाने चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि कुल मिलाकर के दिल्ली जो 15 साल में जिसका चेहरा शिक्षित हुआ, विकसित हुआ, सुंदर हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ। वो ठीक है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली सरकार की और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की, तो 25 साल का एंटी इनकम्बेंसी था कायदे में हमारे। तो लोगों ने सोचा कि कुछ नया करें, लेकिन एक साल में जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कानून व्यवस्था पे अच्छे दिन आए, क्या महिलाओं के अच्छे दिन आए, क्या बिल्कुल इस पर आवाम गौर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के लीडर कुलवंत सिंह जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं, कुलवंत राणा साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुलवंत राणा साहब, आप अब क्या मानते हैं, कांग्रेस कंपटीशन में आ गई है? अजय माकन ने तो एक चेहरा कांग्रेस ने अजय माकन के तौर पर पेश कर दिया, लेकिन बीजेपी आज तक दिल्ली में चेहरा नहीं ला पाई, नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। आप लोग अपना चेहरा क्यों नहीं ला पाते केजरीवाल जी के सामने? नमस्कार जी कुलवंत जी। एक तो माकन साहब को कांग्रेस चेहरा बना के लाई, एक तो माकन जी को बधाई। दूसरा, माकन जी पुराने नेता जरूर हैं, लेकिन उनका अगर आधार होता जी, जनाधार वाले नेता वो होते तो वो नई दिल्ली चुनाव नहीं हारते। जनाधार वाले नेता जो होते वो कितनी हवाएं आए, तूफान आए, वो कभी नहीं हारे जी। उसके अलावा अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, अपने 10 साल के शासन में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए जनता नकारा इनको। अच्छे दिन तो तुम आने में टाइम लगेगा, बुरे दिन तुम ज्यादा लागे जी। लेकिन सवाल ये है देश के जी, इतने बड़े दिन ला दिए देश के कि उसको खड़ा करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में उसकी 1 साल के शासन की और राष्ट्रपति शासन रहा है, इन लोगों ने रूल किया लंबा कांग्रेस देश में कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन और चुनाव और प्रतिनिधियों का शासन, सरकार अलग चीज होती है। और ये हमरे दो पे कितने अकाउंट व्यवस्था बिगड़ी देश की अपने कार्यकाल में देख रहे लोग। चलिए, कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में बताएं फैसल साहब। जी फैसल साहब भी हमारे साथ हैं। फैसल साहब, ये भी एक सवाल उठता है कि आप कांग्रेस के तरफ से एक चेहरा है, आम आदमी पार्टी के तरफ से केजरीवाल है, बीजेपी के पास अभी भी कोई चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो क्या लगता है, चेहरे को खड़ा करने का भी कुछ फायदा मिलता है कहीं ना कहीं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये, इमरान की जो बात कह रहे थे कुलवंत राणा, उनको शायद याद नहीं है कि उनके बहुत बड़े आधार वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हारे थे। तो चुनाव हारना और जीतना ये जनतंत्र में लगा रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े लीडर हार जाते हैं और सब आधार वाले होते हैं। तो अजय माकन भी चुनाव हारे, ये अपनी जगह पे सही बात है, लेकिन अजय माकन दिल्ली के पुराने लीडर हैं, एस्टेब्लिश लीडर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उनकी जो इमेज है वो अच्छी है, छवि उनकी अच्छी है और लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है, लेकिन वो कितने हद तक कामयाब होंगे ये एक दूसरी बात है।
और सबसे बड़ी बात यह कि जो आप बीजेपी के हवाले से कह रहे हैं, बीजेपी चेहरा नहीं ला पाई, बिल्कुल तय है कि चेहरा लाने में उनके यहां बहुत सारे मसले हैं। इसलिए कि ये देखिए कि बहुत सारे पुराने बीजेपी के जो लीडर्स हैं, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे विजय गोयल साहब हो, चाहे मुखी साहब हो, ये सारे लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि क्यों इन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में और जिस तरह से झारखंड में नए लोगों को ला करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, वैसे ही कोई स्थिति तो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इंटरनल स्क्वैबलिंग जो है, इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं, वो भी बीजेपी के में हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ वो नाम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं किसी लीडर का, बल्कि अभी तक बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट भी नहीं आ पाई है। हर बड़ा लीडर अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे ये कि एक सीट पर, चूंकि वो हुकूमत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो उनके यहां टिकट मांगने वालों की भी लंबी लाइन है। 50-50 लोग एक एक सीट पे लगे हुए हैं। जाहिर सी बात, टिकट एक को मिलना है, एक को मिलेगा, फिर 49 लोग उसके खिलाफ लग जाएंगे, कुछ रेबल कैंडिडेट्स होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे दो चार है अभी भारतीय जनता पार्टी, और कोशिश कर रही है कुछ इस तरह का नतीजा निकाला जाए, कुछ इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाए कि ये सारी चीजें काबू में की जाए। लेकिन एडवांटेज इस मामले में सबसे ज्यादा केजरीवाल को है कि वो अपनी पार्टी के चेहरे भी हैं, और सबसे पहले उन्होंने 70 सीट पे उम्मीदवार भी अनाउंस कर दिए। लेकिन ये हम कहीं ना कहीं मान लें कि इस बीच हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस ने ये अच्छा मौका देखा और कहीं ना कहीं अपनी हैसियत फिर से बढ़ाने के लिए अजय माकन को तो पेश कर दिया। कोशिश है, जैसे आप बता रहे हैं, 1-2 सीटों में इजाफा हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा का भी कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि एके वालिया जैसे लोग हार गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि एके वालिया के हारने का सवाल नहीं उठता था, एक लहर थी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले अच्छा काम किया था फिर निकाल लें। देखिए, ये तो इसकी बात है कि क्या होगा, क्या सारा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब काफी तेज आंधी होती है तो कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन हालात अभी नॉर्मल हैं और अभी कोई वेव नहीं चल रही है। सीधी सी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि वो जो मोमेंटम था आम आदमी पार्टी का, वो खत्म हो गया है, तो उनके फेवर में भी वेव नहीं है। दूसरा ये कि 8-9 महीने मोदी जी की सरकार को हो गया है, तो वादों के अलावा बहुत ज्यादा डिलीवरी पार्ट पे वो कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो अभी करिश्मा चल रहा है मुल्क में, उसको कैश करने की पोजीशन में है, और वो चाह रहे हैं कि हम उसको कैश करें। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जो पिछले बार इलेक्शन हार गए थे, उनके चांसेस थोड़े बेहतर जरूर होते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इस बार जिस तरह से मीटिंग हो रही है, तो लग रहा है कांग्रेस फिर से रिजुविनेट हो रही है, फिर से वो कोशिश कर रही है कि अपने आप को रेलेवेंट किया जाए, अपने आप को पूरे तौर पे एस्टैब्लिश किया जाए। याद रखिए इमरान कि कांग्रेस ही यहाँ की सबसे पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और कांग्रेस ने यहाँ इतने साल तक रूल किया है। तो कांग्रेस अगर रिवाइव होती है, रिसरेक्ट होती है, तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं होगा। और अगर इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, तो फिर उसके लिए एक मुश्किल होगी। लेकिन फिर इसके बाद के इलेक्शन में कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, ये बहुत आम सी बात है। कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। जी, राजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर। राजीव जी, अगर हम देखें तो पिछले बार इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी को आपने सपोर्ट किया, उसके बाद सरकार गिर गई, लेकिन उसके बाद भी आप आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में या फिर दिल्ली की मुश्किलों को लेकर के लोगों के बीच में उस मुस्तैदी से नहीं पहुंचे कि लोग फिर से आपको याद कर लें एक बार। ऐसा तो हुआ है ना? ये मुकाबला तो सीधे सीधे आप और बीजेपी के बीच चलता रहा। देखिए, दिल्ली के लोगों को आंदोलन से, धरनों से, प्रदर्शन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली के लोगों को ये पता है कि विकास के मायने क्या हैं और विकास किस तरह से होना चाहिए, ये उनको पता है। वहां यहाँ मापदंड विकास है, सीधा सीधा। और विकास को लेकर के हम लोग बात बिल्कुल निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक विजन है। अगर हमारा आप 2013 का मैनिफेस्टो भी देखेंगे दिल्ली का, तो हम डबल डेकर फ्लाईओवर से लेकर के और मेट्रो के विस्तारीकरण से लेकर के, और जो विशेष बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि 65% हिस्सा दिल्ली के बजट का हम सामाजिक सरोकारों पे खर्च करते थे, सामाजिक मुद्दों पे खर्च करते थे। और दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र सरकार से सिर्फ 2000 करोड़ रुपए लिया करती थी, जो कि उसका वित्तीय घाटा है, सिर्फ वित्तीय घाटा, जो घट करके लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में जब सीधे दीक्षित थी तो 1200 करोड़ तक आ गया था। तो मेरा कहना यह है कि दिल्ली के लोग बाग अरविंद केजरीवाल जी को भी देख चुके हैं, मोदी जी को भी देख चुके हैं, या फैजल साहब जैसे विद्वान पत्रकार बैठे में उनसे बात कहना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र अभी बोल रहे थे, शायद भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि झूठ कैसे बोला जाता है, छल कैसे किए जाते हैं, कपट कैसे किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं से सीखना चाहिए कि झूठ कैसे बोला जाता है। वो भूल गए कि 84 में उनकी 2 सीट थी, कहां गया था उनका जनाधार,
आज उनके पास 283 है। तो जनाधार बनाना और बिगाड़ना सिर्फ जनता के हाथ में, जनता के हाथ में कुंजी होती है प्रजातंत्र में। वो किसका जनाधार बना दे, किसका बिगाड़ दे, जनता की सोच के ऊपर है। तो मेरा कहना यह है कि हमारी सोच अजय माकन जी के नेतृत्व में एक पॉजिटिव सोच है दिल्ली के लिए, विकास की सोच है दिल्ली में, बेहतर दिल्ली की सोच है दिल्ली में, और शिक्षित और विकसित दिल्ली की सोच है हमारी राय में अजय माकन जी के नेतृत्व में। तो देखिए अभी ये जनता तय करे दिल्ली की वो किस तरह से दिल्ली में सरकार चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, जनता के। देखिए एक बात इमरान, मैं यह कहूँगा राजीव त्यागी जो बात कह रहे हैं इस बात पे गौर करने की जरूरत है, इसलिए कि जो बात कांग्रेस की गवर्नमेंट की अगर करें तो जो भी दिल्ली का नक्शा है, हम लोग भी जाहिर सी बात है जब दिल्ली पहले आते थे, अब जो दिल्ली में है तो वो बिल्कुल बदली हुई दिल्ली लगती है। और जो इनका एक एड कैंपेन था कि पहले यहाँ पे ये था, अब कहाँ गया, यहाँ पे फ्लाईओवर, वो सारी बात है कि ट्रांसफॉर्म तो दिल्ली को किया कांग्रेस की 15 साल की सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हुआ ये कि शायद ये बातें वो उस तरह से इफेक्टिवली, जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है, और मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने ये आर्ट सीख लिया है कि अपनी बात को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है और बहुत इफेक्टिवली पहुंचाना है। शायद कांग्रेस वहां चूक गई, वहां उनसे चूक हुई, नहीं तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि शीला दीक्षित चुनाव हार सकती, जिन्होंने इतना कुछ किया पूरे 15 साल में। तो ये बात अपनी जगह पे, मुझे ये लगता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शायद इस बार के चुनाव में ये सारी चीजें और इफेक्टिवली अजय माकन की लीडरशिप में ये लोग पहुंचा पाए, तो उससे ये इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए, ट्रायंगुलर इलेक्शन हो जाए। और मुझे जो अभी लगता है, बहुत अर्ली है कहना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा इलेक्शन, ये तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं। और शायद ऐसा हो सकता है कि अगर ये हालात इस तरह से हुए, कांग्रेस ने कुछ पोजीशन गेन की, अपनी पूरा लॉस्ट ग्राउंड गेन किया, तो शायद हंग असेंबली हो जाए। तो इसमें भी बहुत ताज्जुब लोगों को नहीं होना चाहिए। पर ये देखा गया कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये रही कि वो नरेंद्र मोदी की के बारे में बोलती रही इस दौरान, या फिर अरविंद केजरीवाल के 49 दिन की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ अपनी हुसूलियाबियां क्या रहीं 15 साल की, वो ठीक से लोगों के बीच ना पहुंचा पाई। और इस वक्त में भी जब दिल्ली में सरकार गिर गई और गवर्नर रूल लगा, तब भी कांग्रेस अपनी उन हुसूलियाबियों को उस ढंग से नहीं पहुंचा पाई। आज भी हम देखते हैं कैंपेन में वो बात नहीं है। फैसला साहब, आप क्या नहीं, बिल्कुल। आप जैसे अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का जो स्टेटमेंट आया, एनुअल रिपोर्ट आई क्राइम के ऊपर, तो कितना ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है जी। और यही बात थी, आपको याद होगा, राजीव त्यागी है यहाँ पे, कि इसको लेकर के बीजेपी ने कितना मुद्दा बनाया था। एक रेप इशू, ठीक है, रेप बहुत बड़ी बात है, उस बच्चे की जान भी चली गई, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद रेप नहीं हुए, उससे बुरी बुरी घटनाएं हो गई, उससे बड़ी घटनाएं हुई, गैंग रेप्स हुए, और क्राइम का ओवरऑल ग्राफ 30% से ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा है। लेकिन न जाने क्या कारण है कि कांग्रेस इस बात को भी पूरे फोर्स के साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने करके यही काम 16 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के वाकये के बाद आम आदमी पार्टी ने जो है बहुत जबरदस्त दिल्ली के लोगों की सहानुभूति गेन की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें लोगों के जहन में हैं, बिल्कुल जहन में है। और उसके बाद जो पार्टी आई है, जाहिर सी बात है गवर्नर्स रूल है, तो ये पूरा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर है। सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एक तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट है। और ये जो 8-9 महीने में क्राइम का ग्राफ या औरतों की हिफाजत की बात करें, ये सारी चीजें जो हुई उसके लिए जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर होती है। तो अगर इसको मान लिया जाए तो उस हिसाब से तो बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ऑपोजिशन में जो लोग हैं या जो लोग चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी के बढ़ते हुए ग्राफ को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो उस तरह से एक्सप्लॉइट कर पाती है या नहीं कर पाती है। यहाँ एक चीज और मैं कहूंगा कि लोगों का जो अभी मोह है वो मोदी जी को लेकर के बहुत टूटा नहीं है। हाँ, उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन ये कि एकदम से मोदी का करिश्मा खत्म हो गया ऐसा नहीं लगता है। और यही वजह है कि ये लोग बीजेपी वाले अपना कोई चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, ना कि बीजेपी के नाम। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है, हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अब वक्त भी बहुत कम है, तो आगे आने वाले 10 दिन में 15 दिन में हो सकता है कांग्रेस सहरुखी मुकाबले में आ जाए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं अजय माकन की क़यादत में। बहरहाल ये सियासत है, देखते हैं क्या कुछ होता है, दिल्ली की आवाम किसे मौका देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फैसल साहब, हम फिर लौटेंगे आपके साथ और बात करेंगे बीजेपी के उन खासतौर से मेंबर पार्लियामेंट की जिनकी जबान पर लगाम लगाने के लिए अब बाकायदा पार्टी को कहना पड़ा है क्योंकि उससे नुकसान की उम्मीद है। हमारे साथ राणा साहब जुड़े थे और त्यागी साहब भी जुड़े थे, राजीव त्यागी साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अभी लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रियंका भारती, हाँ, ए
शारदा, विमल और हरिया सभी इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आप देख रहे हैं आलमी समय। हम पेश कर रहे हैं हालात हाज़िर। स्टूडियो में हमारे साथ सैयद फैसल अली साहब जुड़े हुए हैं और बात हम करेंगे अब साक्षी महाराज की। खुद के मुतनाज़ा बयानों को लेकर पार्टी के सिर्फ एक नोटिस से साक्षी महाराज इतने परेशान हुए कि उन्होंने आज कई बार मीडिया के माइक पर हाथ मारा और धमकी तक दे डाली। लेकिन मीडिया भी कहां हार मानने वाला था। उनके दिल्ली पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पहुंचे सहाफियों ने नोटिस के बाद का उनका रद्दअमल जानना चाहा। सवालों से परेशान बीजेपी एमपी साक्षी ने पहले मीडिया के माइक पर हाथ मारा और खुद को इसमें नाकाम देखकर फिर उन्हें समझने तक की धमकी दे दी। देखिए किस तरह अपने गुस्से का इजहार किया बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने। नहीं बिल्कुल आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर आपका रिप्लाई तो लिया जाएगा। मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ एक्शन होगा क्या? आप क्यों परेशान हैं? हमारे खिलाफ आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने इससे पहले साक्षी महाराज ने बीजेपी की जानिब से किसी तरह के नोटिस मिलने की खबर की तरदीद की थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, अगर पार्टी कुछ पूछेगी तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। इस बारे में उनकी पार्टी सदर अमित शाह से भी मुलाकात करने की खबर आई। वाज़ेह रही कि साक्षी तब्दीली मजहब और हिंदू खवातीन को 4 बच्चे पैदा करने जैसे बयानों से तनाजे में रहे, जिससे पार्टी की खूब मजम्मत हुई है और बीजेपी ने इस तरह के बयानात पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। तो कांग्रेस इस बारे में क्या कह रही है? कह रही है कि तानाशाही है एक तरह की बीजेपी की। आइए सुन लेते हैं मनीष तिवारी की जुबानी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बहुत ही तानाशाह प्रवृत्ति है और जिस तरह से मीडिया से ये जनाब मुखातिब हो रहे हैं, ये उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। तो इसलिए महज नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले इनके बयानों का खंडन करना चाहिए और इसके साथ साथ ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस तरह के बेतुके वाहियात और मध्यकालीन बयान देते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
फैसल साहब, अंदर की बात, ना तो दिल्ली झारखंड की तरह है और ना ही दिल्ली महाराष्ट्र की तरह। यहाँ का मिजाज कुछ अलग है, तमाम तरह के लोग यहाँ हैं। तो क्या बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि दिल्ली के इलेक्शन में इस तरह की बातें ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए इस तरह की कार्रवाई? नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब बाई इलेक्शंस हुए थे और उसमें जब नुकसान हुआ है लव जिहाद का, तो उसके बाद बीजेपी को ये लगा कि ये नारा ज्यादा कारगर नहीं होगा। एक बात याद रखिए इमरान, की हिंदुस्तान का जो मिजाज है, पूरे हिंदुस्तान का मिजाज है, वो सेकुलर है। ठीक है, लोगों को कभी कभी जज्बात में आके कुछ चीजें लोग कर जाते हैं, लेकिन पूरे तौर पर समझिए तो हिंदुस्तान का मिजाज सेकुलर है। हिंदुस्तान में इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि इस तरह के नारे और इस तरह की बातों को लोग बहुत देर तक उसको वैल्यू देंगे और बहुत देर तक उसको मानेंगे। ये वजह हुई, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पे भी ये इल्जाम लगने लगा कि उनकी पार्टी के लोग एक तरफ इस तरह के नारे देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और हम उनको देख रहे हैं, उनको बात कही गई है। जहां तक सवाल है साक्षी महाराज को जब नोटिस दी गई है, तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, जो मनीष ने कहा, कि पहले तो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म से अमित शाह जी या प्रधानमंत्री वो उसको कंडेम करें, उसकी भर्त्सना करें, उसकी मजम्मत करें कि ये जो उन्होंने कहा है ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनकी अपनी सोच है। और उसके बाद एक बात समझ लीजिए, जितने स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर और हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी में, और वो भी वो पार्टी जिसमें जितने लोग भी जीत के आए हों, खा वो साक्षी महाराज ही क्यों ना हो, वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीत के आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मोदी जी का एक हल्का सा इशारा हो जाएगा तो कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा, और ये हो नहीं रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि ये एक तरफ से हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ वाली बातचीत है। एक तरफ हल्के से कहीं नोटिस दी जाती है और फिर बाद में दूसरे तीसरे चौथे, आज भी देखिए प्राची महाराज वो एक आदमी है, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है। तो ये चल रहा है, लेकिन इसका नुकसान होगा। और एक बात याद रखिए कि जो नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट दिया वो इस तरह के नारों पे नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को लोगों ने डेवलपमेंट और विकास और इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पर वोट दिया था, और वो लोग कहीं ना कहीं हताश होने लगेंगे अगर इस तरह की बात होगी। और अगर वो लोग हताश हुए तो जो जनाधार बीजेपी के साथ जो वोटर्स जुड़े थे वो कहीं ना कहीं फिर से टूटने लगेंगे और बीजेपी फिर 160-170 पे वापस आ जाएगी। इस वक्त हमारे साथ फैसल साहब जेडीयू के लीडर अली अनवर साहब भी जुड़ गए हैं, राज्यसभा के आप मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं। अली अनवर साहब, आप लोग कहते रहते हैं कि बीजेपी अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है, उनकी इस तरह की बातों के बारे में चुप रहती है। तो नोटिस तो मिला है साक्षी महाराज को, अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, नोटिस तो बस दिखावा है, और शायद ये दिल्ली इलेक्शन है इसलिए ये नोटिस भी दिया है, वरना ये नोटिस भी नहीं देते उनको। असल बात यह है कि कार्रवाई आप क्या करते हैं। जो बयान महिलाओं को जलील करने वाला है, जो बयान एक समुदाय विशेष को, एक मजहब के मानने वालों को टारगेट करके समाज में जहर घोलने वाला है, तो ये तो अपराध है, क्राइम है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। पहली कार्रवाई तो होनी चाहिए कि अब इनको देखना है, देखिए लटका के इलेक्शन तक रखेंगे। पहली कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको पार्टी से निकालिए। आपको तो बहुमत है 1-2-4 लोगों को जो इस तरह का बयान देते हैं, अगर इस संकेत देना चाहते हैं तो कोई कल से नहीं देगा। असल में ये लोग समझ रहे हैं कि इसी तरह के बयान से मोदी जी खुश होते हैं, ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों का बचाव करते हैं। तो ये तो कुछ आप लोग मीडिया वगैरह में दिखा देते हैं, इसके चलते कुछ और लोगों को नागवार गुजर रहा है। उन लोगों को जो उनके समर्थक हैं उन लोगों को भी नागवार गुजर रहा है। देखिए, इनके 3-3 मंत्रियों ने जो एलाइड पार्टी के हैं, इनके पार्टी के हैं, वो धर्मांतरण वगैरह पर इनके लाइन के खिलाफ बयान दिया है। तो मूल जो गड़बड़ी है वो वहां है। जब आप अपने विश्वास में, अपने आइडियोलॉजी में आप थियोक्रेटिक स्टेट की बात को मानेंगे तो इस तरह की बयान आएगा ही। भागवत जी को क्या आरएसएस चीफ को ये मना कर सकते हैं क्या? ये खुद प्रधानमंत्री जी और बीजेपी हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना नहीं है क्या?
तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की बात है। आप हमारे साथ नहीं गा रही हैं अनवर साहब। फैसल साहब, कहा तो ये भी जाता है कि 2017 तक इस तरह के लोगों को छूट है ताकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कार्रवाई धीरे धीरे चलती रहे। इस तरह के इल्जाम भी अपोजिशन की तरफ से लगते रहे हैं और ये उसी का हिस्सा है। जब ऐसा लगता है कि ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा या नुकसान होगा तो ठंडे बस्ते में डाल दो, फिर उठो। क्या इस तरह के हालात हैं और मीडिया का इस्तेमाल भी इसमें होता है? देखिए, एक बात जो अली अनवर साहब ने कही कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है और कितनी जल्दी हो रही है। कार्रवाई तो हुई, एक नोटिस सर्व किया गया है। अगर उनको बाहर का रास्ता दिखा देते या कुछ सख्त कार्रवाई होती तो कुछ उसका एक अच्छा असर पड़ता, वो वैसा हो नहीं रहा है। और याद रखिए कि जो भी बात पोलराइजेशन की होती है, जब जब पोलराइजेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ये हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा। कुछ कारणों से कहीं ना कहीं वोट पोलराइज हुआ और 31% वोट पोलराइज होने की वजह से इनको 283 सीट मिल गई। और इलेक्शंस हैं, दिल्ली का इलेक्शन है, उसके बाद बिहार का इलेक्शन है, फिर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। तो ये तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी, इसलिए भी कि एक तो वोट पोलराइज होगा और दूसरे ये कि इनकी क्या अचीवमेंट्स है, क्या कर पाए, क्या डिलीवरी पार्ट पे इनका रिजल्ट है, वो कोई बात उस पर नहीं हो पाए। जाहिर सी बात है, एक मुतनाज़ा बयान आ जाता है किसी का, उसका पूरे टीवी चैनल्स, पूरी मीडिया, पूरे अखबार उसी की बात करते हैं। फिर कोई ये नहीं पूछता कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो क्यों 4% गिर गई है, क्यों जीडीपी की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, क्यों रुपये जो है वो डिवैल्यू हो रहा है, ये कोई नहीं बात करता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो भी पार्टी होती है हुकूमत में, उसको सूट करती है वही भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, हमारे साथ अजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट है इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे हम बात करते हैं। अजय जी, आपने फैसल साहब को भी सुना और ये एकदम सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए, उसके तरफ से लोगों को हटाने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई होती है। तो मीडिया का इसमें आप किस तरह का किरदार देख रहे हैं? नहीं, मीडिया को एक चौथे स्तंभ की जो भूमिका है सजग प्रहरी की, उसको निभाना चाहिए और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और इसमें तमाम मीडिया घरानों को और तमाम मीडिया कर्मियों को जबरदस्त तरीके से खड़ा होना चाहिए। जैसा कि आपके संपादक फैसल साहब कह रहे हैं कि मुद्दा पोलराइजेशन करा के तो देश नहीं चलेगा, देश को चाहिए डेवलपमेंट। ये तो जैसा उन्होंने इशारा भी किया कि बिहार में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए, इस सरकार के लिए मुझे ऐसा लगता है एक स्वर्णिम घड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल का दाम कम हुआ है और उसको रहते कुछ हम फंडामेंटल्स चेंज करके भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पे नहीं लाए तो शायद आने वाले दिन बड़े आर्थिक रूप से खतरनाक होंगे इस देश में। जी, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उससे दूर हटाने की कोशिश। शुक्रिया अजय कुमार साहब। फैसल साहब, तो क्या उम्मीद करें साक्षी महाराज, साध्वी प्राची या इस तरह के लोग, जैसे कि नरेंद्र मोदी को एक बार संसद में भी कहना पड़ा था वजीर आजम को, तो क्या लगता है ये खामोशी अख्तियार कर लेंगे या फिर आरएसएस, वीएचपी ये हावी हैं या सरकार को ठीक से काम करने नहीं देंगी चलते चलते? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें खत्म होंगी। ये इस तरह के जो लीडर्स हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का पावर में जो आना है, वो कुछ जो उनके अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोगों को भी कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं कि हिम्मत बढ़ी हुई है, तो वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी को सूट करता है। तो मुझे नहीं लगता कहीं कमी हो सकता है, कहीं बढ़ सकता है, लेकिन ये रुक रुक करके इस तरह की चीजें इलेक्शन तक चलती रहेंगी, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी गिराकद राय हमारे साथ बांटने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हाज़रा में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर देखने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं समयlive.com पर। इजाजत दीजिए। और आप देखते रहिए आलमी समय।